Hello students. So today in this video I am going to discuss about the Fazan's rule and the change of ionic character to covalent character. अभी तो ये टॉपिक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अभी कौन सा रूल आ गया है ना, हम इन कंटिन्यूएशन इन द केमिकल बॉन्डिंग. तो बेटा देखो, when the two oppositely charged ions of unequal size approach each other closely during the formation of an electrovalent bond, then the ion of the smaller size attracts the outermost electrons of the other ion and repel its nuclear charge. What does this means? ये कहता है बेटा कि अगर हमने कहा कि हमारे पास एक केटाइन है और एक एनाइन है, तो आप साइज देख रहे हो बेटा, केटाइन तो छोटा है, एनाइन बड़ा है. अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो नेट रिजल्टेंट होता है उसकी वजह से एनाइन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. तो ये जो डिस्टॉर्शन होता है ये कब होता है? इट इज़ यूजुअली डन बाय द केटाइन एज इट्स साइज इज स्मॉलर देन द एनाइन. और इसकी वजह से क्या होता है कि ये तो हमारा केटाइन है और जो एनाइन का जो ये एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अब वो हमारा डिस्टॉर्ट हो गया एंड इट गेट्स डिस्टॉर्टेड लाइक दिस. तो ये एनाइन का शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड होता है. नाउ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन नो लॉन्गर रिमेन सिमेट्रिकल. अब वो एक सा कहाँ पे है ना, अब वो इलोंगेटेड हो गया है किसकी तरफ? केटाइन की तरफ. तो यही होता है बेटा द एबिलिटी ऑफ द केटाइन टू पोलराइज द नियर बाई एनाइन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर. ये कितना उस एनाइन को पोलराइज कर पाएगा, कितना उसकी शेप को बिगाड़ पाएगा, डिस्टॉर्ट कर पाएगा, ये इस केटाइन की पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करता है. एंड द टेंडेंसी ऑफ एन एनाइन टू गेट डिस्टॉर्टेड is called its polarizability. ये एनाइन कितना पोलराइज हो गया, कितना इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर लिया, ये इसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाई जाती है. एंड ड्यू टू दिस पोलराइजेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स बिटवीन द टू एनाइंस टू सम एक्सटेंट. और अब ये जो आयनिक बॉन्ड होगा ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करने लगेगा. तो ये बात को बेटा हम ब्रीफ में जल्दी से लिख सकते हैं. दैट एबिलिटी ऑफ अ केटाइन टू पोलराइज द नियर बाई एनाइन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर, while the tendency of an anion to get distorted, deformed or polarized by a cation is called its polarizability. तो केटाइन और एनाइन जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन इनकी वजह से अब इस आयनिक बॉन्ड के अंदर एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया. इस कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब हुआ अब शेयरिंग शुरू हो गई, है ना. तो बॉन्ड तो प्योर आयनिक है, लेकिन जब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है तब हमारे पास ये रूल आता है फजान्स रूल. अब ये कितना जो है डेवलपमेंट हुआ है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और यही फैक्टर्स को फजान्स ने सजेस्ट किया था और इसीलिए इनको बोला जाता है फजान्स रूल. सो नाउ सी द फैक्टर्स ऑन विच दिस फजान्स रूल्स डिपेंड. अब बेटा देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर ये हमने समझ लिए तो हमें फजान्स रूल को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सबसे पहली कंडीशन है बेटा इसकी कि आयंस हैव हाई चार्ज. आयंस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. अगर केटाइंस है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाई होगा तो उनमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी. एनाइंस में अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उसके ऊपर तो वो जल्दी पोलराइज होगा. सेकेंड, केटाइंस हैज़ स्मॉल आयनिक रेडियस. केटाइन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होती है किसी दूसरे एनाइन को डिस्टॉर्ट करने की. इसी तरीके से एनाइन अगर जितना बड़ा होगा वो उतना जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. इन बातों को बेटा ऐसे समझो कि सपोज करो, है ना, कि हमने मानो एक सर्किल बना रखा है. हमारे पास एक सर्किल है.
अब इस सर्किल में हम कहते हैं कि एक छोटा सा आयन आया, छोटा सा आयन, अब ये सर्किल के अंदर कहीं से भी घुस जाएगा, है ना, ये कहीं से भी यूं करके घुस गया। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। तो अगर इसका साइज छोटा है, अगर इसका साइज छोटा है तो ये बड़े से एनायन को बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी कि उसकी शेप को बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर बेटा सपोज करो कि ये जो है, ये हमारा सर्किल है और ये हमारा बड़ा सा एनायन आ रहा है, साइज इसका बड़ा है, अब ये इसके अंदर नहीं घुस पाएगा, तो ये इसको नहीं डिस्टॉर्ट कर पाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना उसको डिस्टॉर्ट कर जाएगा। दूसरा, चार्ज, जितना ज़्यादा ये ताकतवर होगा, उतना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ज़्यादा एनायन को डिस्टॉर्ट कर पाएगा। और अगर एनायन का केस देखोगे बेटा, तो एनायन के केस में क्या हो रहा है, अगर ये जितना बड़ा है तो ये फौरन किसी के भी प्रेजेंस से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये छोटा सा है तो आप कितना भी पावर लाओगे ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ना किसी को आने देगा। तो दिस इज द फजान्स रूल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिसमें द कंपाउंड्स ऑफ द कैटायंस हैविंग NH2 NP6 ND10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि डी है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डी जो है उसमें फुलफिल्ड है, और इसमें बेटा हमारे पास आते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, Cu Au Ag Au, एंड देन जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये हमारे पास ग्रुप मेंबर्स होते हैं। ये +1 स्टेट में है और ये +2 स्टेट में है। इसमें आप देखोगे तो NH2 NP6 ND10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी यही है। सो दीज आर नोन एज स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो ऐसे अगर कहीं भी प्रेजेंट होंगे, किसी भी दूसरे से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा होगी। तो अब हम इसके बेसिस पे बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो याद क्या करना है, कैटायन का पे चार्ज ज़्यादा, एनायन पे चार्ज कम, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, और अगर कहीं भी ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो हमारे पास उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब बेटा देखो, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी इससे आप क्या सीख सकते हो। नाउ सी द क्वेश्चन, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। अब इसमें से पूछ रहा है हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है मेल्टिंग पॉइंट का। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, ये हमें याद रखना है। तो अब आप हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो उसका ही मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ देखो बेटा कि NaF के केस में, इस वाले केस में हम यहाँ देखेंगे कि जो इस केस में देखो बेटा हमारे पास कैटाइन तो सेम है, Na, तो इसका इफेक्ट तो सेम रहेगा। अब इसमें क्या आता है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा साइज किसका बड़ा होगा, आयोडाइड का। जिसका साइज सबसे बड़ा उसमें पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो आयोडाइड NaI जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर होगा। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, NaI का। तो हमारे पास यहाँ पे, तो अब अगर हमें अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaF का, देन NaCl, NaBr एंड देन NaI। क्यों होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर NaI में होगा, क्योंकि आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा NaI में। धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आएगा बेटा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, CaI2, CaBr2, CaCl2, CaF2। Again the same concept, the charge of the, again the same concept, हमारे पास क्या है बेटा, कैल्शियम 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 कैल्शियम। तो यानी कि हमारे पास कैटाइन सेम है, बचा क्या हमारे पास, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, सेम कंसेप्ट। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन, Ca
CaI2, तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? CaI2 का। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो अगेन इट इज CaCl2, F2Cl2, Br2 एंड देन CaI2। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्लोराइड यानी कि एनाइन सेम है, तो अब सिर्फ कौन बचता है? Be, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, Ba है ये। तो यहाँ पे बेटा क्या है? सब किस स्टेट में प्रेजेंट है? +2, यानी कि चार्ज भी बराबर हो गया। चार्ज ऑन दी केटाइन इज सेम है, तो सिर्फ क्या बचता है? साइज। और जिसका साइज सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा साइज किसका है? साइज बेरिलियम का सबसे छोटा साइज है। जिसका साइज सबसे छोटा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो इस केस में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? बेरियम क्लोराइड का। Cl2, MgCl2 and then BeCl2. Hope you are understanding this part. See the another example. NaCl, MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसमें बेटा क्या है? अगेन हेयर द चार्ज, द एनाइन पार्ट इज सेम। नाउ सी द केटाइन, it is Na+, magnesium 2+, and aluminium 3+. Greater the charge on the cation, greater is the covalent character. तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? AlCl3 का। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? NaCl का। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड। सी वन मोर एग्जाम्पल। CCl4, BCl3, BeCl2, लिथियम क्लोराइड। यहाँ पे बेटा देखो, दिस इज +4, बेरिलियम प्लस, बोरॉन +3, बेरिलियम +2, लिथियम प्लस। तो अब आप क्या कह सकते हो बेटा? जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें? इसमें क्यों होगा? बिकॉज द चार्ज ऑन केटाइन इज मोर, सो कोवेलेंट कैरेक्टर मोर। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम, मेल्टिंग पॉइंट लेस। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? लिथियम क्लोराइड का। देन BeCl2, देन BCl3 एंड देन CCl4. See this question. Give the decreasing order of the covalent character of the following compounds. अब इस केस में बेटा सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? चार्ज ऑन द एनाइन। मोर द चार्ज ऑन द एनाइन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे हमारे पास एनाइन पार्ट सेम है ना? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो अब सिर्फ क्या बचता है बेटा? चार्ज बचता है। चार्ज आप देखो इसमें कितना होगा? जर्मेनियम +2, जर्मेनियम +4, टिन +4, +2, +2, +4, है ना? तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा जो है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा वाले तो हमारे पास कौन कौन है? ये है जर्मेनियम, टिन एंड लेड, और फिर बचता है +2 वाले, Sn+2 और Pb+2। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा बेटा? तो देखो बेटा यहाँ पे अब +4 चार्ज तो इनका है ना? यहाँ पे क्या है बेटा? +4 चार्ज, और इसमें क्या है? +2 चार्ज। इतनी बात सेम हो गई। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसका साइज। जितना बड़ा साइज होता है उतना कम। तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका है? जर्मेनियम का, फिर टिन, फिर लेड। तो यानी कि जर्मेनियम, टिन, लेड इस ऑर्डर में हमारे ग्रुप में अरेंज होते हैं ये। तो सबसे बड़ा साइज किसका? पीबी का, लेड का। तो जिसका साइज सबसे छोटा, चार्ज तो ज़्यादा है ही, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो बेटा
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? पीबी का। तो अरेंज करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर को देखना है तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? इसमें Ge+4 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, देन दिस। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास +2 वाली स्टेट, +2 में भी फिर वही होगा Sn+2 Pb+2। अब यहाँ से आप लिख लोगे क्लोराइड का एंड यू विल गेट दी आंसर। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Ge+4 का। सी वन मोर एग्जाम्पल, ये देखिए बेटा, कार्बन +4, नाइट्रोजन +3, ऑक्सीजन +2 और इसमें बेटा आपका हाइड्रोजन +1। क्या कंसेप्ट लगाओगे? ग्रेटर द चार्ज ऑन दी कैटाइन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में? CH4 में, फिर अमोनिया, देन वाटर एंड देन HF। Now another example, AgI, NaI, CuI and then comes the NaCl। अब बेटा देखो, आपको पहले भी हमने बताया था एलिमेंट्स होते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2, NP6 और ND10। अगर ये हमारे पास कहीं भी प्रेजेंट है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये वाले कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 में तो हमारे एनाइन सेम है और एक NaCl है। तो देखो I का साइज जितना बड़ा होता है वो उतना ज़्यादा पोलराइजिंग होता है। तो NaCl तो अपने आप ही कम हो गया। फिर आता है NaI, यानी कि इसमें से आप आइडेंटिफाई करो तो NaI और NaCl में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा? NaI का, क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट एनाइन वाला पार्ट का साइज बड़ा है। अब बचता है AgI और CuI, है ना, AgI CuI। ये जो मेंबर्स हैं Ag, ये आपके ग्रुप मेंबर्स हैं। तो ग्रुप मेंबर्स में सिल्वर का साइज बड़ा हुआ, कॉपर का साइज छोटा हुआ, चार्ज दोनों के ऊपर +1+1 है। तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा? जिसका साइज कम होगा। दिस मीन्स CuI, then AgI, then NaI and then NaCl। So like this you can solve it। यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें इसका कैटाइन के ऊपर चार्ज देखते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा? जिंक +2, पोटेशियम प्लस, फॉस्फोरस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? +5 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा Mg+2। इस केस में बेटा आप देखोगे तो मैग्नीशियम और जिंक का चार्ज बराबर आ रहा है। यहाँ पे चार्ज बराबर है, लेकिन हम यहाँ पे इस केस में तो फॉस्फोरस का चार्ज सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो फॉस्फोरस तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या शो करेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा P2O5 होगा हमारा एसिडिक। उसके बाद आता है बेटा, अब देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये तो हमारा इफेक्ट इसका कैंसिल हो गया। अब बचा जिंक और मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम में आपको क्या बताया है बेटा कि कहीं भी अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या जिंक, कैडमियम, मरकरी प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? जिंक में, तो ZnO में। उसके बाद किस में आएगा? MgO में। और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज 1 है, यानी कि KO2 में। The next one, give the decreasing order of the basic properties of the oxides. In first helium, the oxidation state is +1 Tl +1 और कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं। यहाँ पे आपका कितना आएगा बेटा? एल्यूमिनियम +3 कितने हैं? 2। Here it comes out to be Tl का यहाँ पे कितना आएगा बेटा? +3 कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पे कितना आएगा? गैलियम +3 और ये भी कितना है? 2 में। Now you see the charges on cation in B, C and D are same, so we have to check the sizes. Large cation more ionic, more basic. बेसिक की बात कर रहे हो ना, तो बेसिक के लिए हमारा क्या होगा बेटा? लार्ज cation, मोर आयोनिक
एंड मोर बेसिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज हमारा किसका बड़ा होगा? Tl का, थैलियम +3 का, फिर आएगा बेटा गैलियम का और फिर एल्यूमिनियम का, है ना। तो सबसे ज़्यादा साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आएगा Tl2O3, देन कम्स Gl गैलियम ऑक्साइड Gl2O3, देन कम्स Al2O3। और जो हमारा यहाँ पे है आपका बेटा, यहाँ पे थैलियम क्या है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका साइज तो थैलियम +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट से तो ज़्यादा ही होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन? Tl2O3। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन? दिस वन। तो यहाँ पे तो हमारा बेटा ये वाली बात आती है, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे है बेटा हायर द चार्ज ऑन द आयंस, more covalent and more acidic in nature। तो बेटा दोनों कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, हम एक तरीके से इसको सम अप भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइंस गोज ऑन इन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे ग्रुप में बढ़ते जाओगे एटॉमिक साइज क्या होता चला जाएगा? कैटाइन का बड़ा होता चला जाता है, तो इसीलिए उसका जो है पोलराइजिंग पावर कम होती चली जाती है। अगर हम कैटाइंस की पीरियड में बात करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कैटाइनिक साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर the polarizing power increases as we move from left to right in a period। इसी का ऑपोजिट हो जाएगा बेटा एनाइन का केस। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइंस बाय अ गिवन कैटाइन डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि साइज डिक्रीज करता है लेकिन ग्रुप में उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी पावर भी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो जनरल वे में हम ये बोल सकते हैं बेटा कि इंक्रीज ऑफ पोलराइजेशन ब्रिंग्स more of the covalent character in a compound, and this means the increased covalent character is indicated by the decrease in melting point of the compound। और 2 पॉइंट हमारे वो थे जो अभी हमने करा है, higher the charge on the anion the more covalent and the more acidic in nature, and the vice versa। Okay, hope you have understood the Fazan's rule very clearly। Keep watching the videos, stay tuned, stay safe। Thank you।